टैक्सी के चले जाते ही राहुल अपनी एकमात्र बहन अदिति को फोन करता है। तो भैया अभी डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, माँ जी कैसी है? माँ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पेसमेकर बैठाना ही होगा। तो देर किस बात की है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं वैसे आप कीजिए, माँ जी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। हाँ वो तो पेसमेकर लगवाना ही है, मैंने ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, देखता हूँ कब सैंक्शन होता है। भैया आप लोन ले रहे हैं, घर में पैसे क्या कम पड़ गए हैं? इतने पैसे तो थे, क्या किया आपने उनका? एक फ्लैट तो अभी भी है आपका, 50 लाख फ्लैट की कीमत तो होगी ही, आप उसे बेचकर माँ जी का ऑपरेशन करवा लीजिए। अदिति क्या तुम नहीं जानती कि बाबूजी के इलाज में सारे पैसे मैंने लगा दिए थे, अभी भी कुछ लोगों का कर्ज बाकी है, और जिस फ्लैट में हम अभी रह रहे हैं वो माँ जी के नाम पर है, मैंने अभी तक उसे अपने नाम नहीं करवाया है, उसमें अभी तक बाबूजी की यादें बसी हुई है। हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ, पर अभी इस समय आप क्या करने के बारे में सोच रहे हैं? जीजा जी तो कह रहे हैं कि माँ जी को चेन्नई ले जाने से उनका इलाज अच्छे से होगा, आप इस पर सोच विचार कीजिए। अभी इस उम्र में माँ जी क्या इतनी दूर जा सकेगी? मैं और अपने ऑफिस से कितनी छुट्टी लूँ? एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए अपने बेटे को लेकर हमारे यहाँ चली आ, हमारी बहुत मदद हो जाएगी। ये आप क्या कर रहे हैं भैया, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरी सास तो पतिदेव को कहीं की नहीं छोड़ेगी। सुनील मेरे घर वालों से ज्यादा लगाव रखे, यह मेरी सास को पसंद नहीं है। आपको तो मैंने ये पहले भी कहा है भैया, मुझे ऑफिस से इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिलेगी, और दिल्ली में तो ऐसे ऑपरेशन आम बात है। बाबूजी अब हमारे बीच नहीं रहे, मम्मी की हालत भी ठीक नहीं है, कहकर राहुल रोने लगा। माँ जी को देखने के लिए आएगी भी या नहीं? यह आपने कैसे सोच लिया भैया कि मैं नहीं आऊंगी? मैं माँ को देखने के लिए ज़रूर आऊंगी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं आऊँ, ये कैसे हो सकता है? मैं उन्हें देखने के लिए तत्पर हो उठी हूँ, पर क्या करूँ? आप तो मेरी सास को जानते ही हो। ऑपरेशन की डेट फिक्स होने पर आप मुझे एक बार फ़ोन कर दीजिएगा, मैं किसी भी तरह माँ जी को देखने आ जाऊंगी। मैं कह रहा था कि यदि तू हमारे यहाँ आकर कुछ दिनों के लिए रहेगी तो तेरी भाभी को नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। पर भैया मैं आऊँ भी तो कैसे आऊँ? मुझे ऑफिस से इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिलेगी। मेरा बेटा इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा देगा, उसका एग्ज़ाम भी नज़दीक है, और फिर पतिदेव भी ऑफिस जाते हैं, उनकी माँ तो तानों की बौछार शुरू कर देगी। तेरी भाभी अकेले हाथों से रिंकी और मम्मी जी को कैसे संभालेगी? तू यहाँ चली आती तो हमारी मदद भी हो जाती और माँ जी भी खुश रहती। कुछ दिनों के लिए ही तुझे यहाँ रहना है, क्या तू अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? यहाँ पर तुझे सिर्फ मम्मी जी की ही तो देखभाल करनी है, मैं क्या तुझे किसी गैर की देखभाल करने के लिए कह रहा हूँ? आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे हैं भैया, आप कोई नौकर क्यों नहीं रख लेते? मैं और कितने दिन वहाँ रहूँगी? मेरे ससुराल वालों को तो आप जानते ही हो, बात बात पर ताने देते रहते हैं। अच्छा ठीक है रखता हूँ, कहकर राहुल फोन काट देता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही राहुल मन ही मन सोचने लगता है कि जब बाबूजी की संपत्ति में हिस्सेदारी की बात आई थी तब अदिति के हिस्से में जो फ्लैट मिला था उसे लेने में अदिति के ससुराल वालों को बुरा नहीं लगा, पर जब आज माँ जी के पास रहने की बात आई तब अदिति के ससुराल वालों को बुरा लगने लगा। यह कैसा विचित्र दुनिया है। आज भी शादी के बाद अनेकों बेटियां अपनी मायके की जिम्मेदारियां उठाती है, अपनी तनख्वाह से उनकी सेवा करती है, और कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें बहू के घर वालों के संपत्ति में हिस्सेदारी तो ठीक लगती है, पर जैसे ही कर्तव्य निभाने की बात आ जाए वहाँ उन्हें परेशानी और झंझट दिखाई देने लगती है। पैसा लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, पर जब अपने कर्तव्यों का पालन करने की बात आती है तो उन्हें परेशानी दिखाई देती है। वो वापस अपने कमरे में चला जाता है और फिर अपने बालकनी में जाकर खड़ा होता है। बाबूजी के निधन के बाद वो इस फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। अभी वो इस फ्लैट में अपनी माँ, पत्नी निकिता और नन्हे से बेटे के साथ रहता है। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ था तब राहुल को 2 फ्लैट और लगभग 15 से 20 लाख रुपए मिले थे। अधिकांश पैसा बाबूजी के इलाज में ही खर्च हो गया। जो बचा है उससे राहुल अपनी माँ का इलाज करवा रहा है। एक फ्लैट राहुल ने अपनी बहन को दे दिया जब उसने आकर बाबूजी से अपना हिस्सा मांगा,
और अभी एक फ्लैट में वह माँ को लेकर रह रहा है। आज डॉक्टर साहब ने आकर कहा है कि माँ जी को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करके उनका ऑपरेशन कराना होगा। राहुल को अब ये चिंता लगी रही कि ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आएंगे, पर कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। राहुल के बाबूजी के एक डॉक्टर दोस्त की मदद से कम खर्चे में माँ जी का ऑपरेशन करवाया गया। वह डॉक्टर दोस्त भी कुछ आर्थिक मदद करके एक दोस्त होने की जिम्मेदारी निभाई। माँ जी पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आई। निकिता ने दिन रात एक करके माँ जी की सेवा की। निकिता को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। घर और दवाइयों के खर्च चलाने के लिए राहुल अब ओवरटाइम करने लगा। इतने दिनों में अदिति ने एक बार भी फोन कर हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की, पर एक दिन अदिति अपने पति के साथ माँ जी को देखने आई। जब अदिति माँ जी से बात करने की कोशिश की तब माँ जी ने मुंह फेर लिया। राहुल तो अदिति और उसके पति को देखते ही आग बबूला हो उठा था, पर उससे अब रहा नहीं गया और वो तीखे स्वर में कहने लगा, तुमने यहाँ आकर माँ जी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब माँ जी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम उन्हें देखने के लिए एक बार भी नहीं आई, पर जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था तब तुम ठीक समय पर पहुंच गई। और जीजाजी तो डर के मारे फोन तक नहीं उठाते हैं कि उनसे कहीं इलाज के लिए पैसे न मांग लिया जाए। अरे मैंने तो तुझसे इतना ही कहा था कि कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आएगी तो माँ जी की सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। माँ जी ने तेरे पढ़ाई और शादी में बढ़ चढ़ कर पैसे खर्च किए हैं, क्या तू उनके लिए कुछ दिन यहाँ रहकर सेवा नहीं कर सकती थी? तेरी नौकरी अगर चली भी जाती तो दोबारा कोई और नौकरी कर लेती। माँ जी का ख्याल तुझे एक बार भी नहीं आया? तेरी भाभी भी नौकरी करती थी पर कभी भी उससे मायके की जिम्मेदारी उठाने में कोई चूक नहीं हुई। तुझे तो बाबूजी ने संपत्ति में हिस्सा देकर ही सबसे बड़ी गलती की है। जब मैंने तुझसे माँ जी के ऑपरेशन के लिए कुछ रुपये मांगे थे, क्या तू अपने हिस्से के फ्लैट से आ रहे किराए देकर कुछ मदद नहीं कर सकती थी? पर तूने तो ऐसा भी नहीं किया। और जीजाजी और उनके घर वाले तो तुझसे भी एक कदम आगे निकले। उन्होंने कभी हमारा फोन उठाना ही ठीक नहीं समझा और अब तू यहाँ आकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। माँ जी को भी सब पता है कि तू यहाँ किस लिए आई है। माँ जी के पेंशन में से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तेरे इस रवैये को देखते हुए हमने मिलकर ये निर्णय लिया है कि माँ जी के खाने पीने और दवाइयों के पैसे अब से तू दिया करेगी, और ऐसा नहीं करने पर वकील साहब से कहकर हमने जो तुझे फ्लैट बंटवारे के बाद दिया था वो वापस ले लेंगे। बेटी और दामाद माँ जी के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। माँ जी अब कहने लगी, आजकल बेटा और बेटी दोनों ही एक समान है। कानूनी रूप से संपत्ति में दोनों का ही समान अधिकार है, पर ये अधिकार कानूनी रूप से अपने माँ बाबूजी के प्रति कर्तव्यों का पालन करने पर भी लागू क्यों नहीं होता? बच्चों के लिए तो असली संपत्ति उनके माँ बाबूजी होते हैं। बेटा हो या बेटी, दोनों को ही चाहिए कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, चाहे उनके पास कोई दौलत हो या न हो। मैंने आज जो निर्णय लिया है उसे पहले ही ले लेना चाहिए था। अगर हिस्सेदारी देते समय कोई शर्त रख दिया जाता तो उसे तुम अच्छे से निभाते, पर देर से ही सही अब तुम इस पाठ को जिंदगी भर याद रखोगे। तो दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।